कमरे में सुबह की धीमी रोशनी आई। सुधा जी धीरे से उठी। उनके जोड़ों में दर्द हो रहा था। एक और दिन शुरू हुआ। अकेलापन, एक जाना पहचाना दर्द उनके दिल में घर कर गया। उन्हें अपने पति की बहुत याद आती थी। वो उनका सहारा थे, उनके राजदार थे। अब सिर्फ यादें बची थीं। वो किचन की तरफ धीरे धीरे चली। घर में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। कभी यहाँ हंसी की आवाजें और छोटे छोटे पैरों की आहट गूंजती थी। अब बस खालीपन गूंज रहा था। सुधा जी ने आह भरी। उनका बेटा, बहू और नाती पोते उनके साथ रहते थे। फिर भी वो खुद को अनदेखा, अपने ही घर में एक परछाई की तरह महसूस करती थी। किचन ठंडा था। सुधा जी कांप रही थीं। उन्हें अपनी सुबह की चाय के लिए गर्म पानी चाहिए था। यह एक छोटा सा सुकून था, लेकिन बहुत जरूरी था। उनकी बहू रेखा बच्चों के लंच पैक करने में व्यस्त थी। रेखा, सुधा जी ने धीरे से कहा, मेरे लिए चूल्हे पर थोड़ा पानी रख दो प्लीज। रेखा ने मुश्किल से ऊपर देखा। बाद में माँ जी, उसने रुखाई से कहा। दिख नहीं रहा है मैं बिजी हूं। सुधा जी की बात अनसुनी कर दी गई। हवा में जो ठंडक थी वो मानो उनकी हड्डियों में समा गई। उन्हें सिर्फ गर्म पानी की ही प्यास नहीं थी, उन्हें ख्याल और सम्मान की गर्माहट चाहिए थी। नाश्ते के वक्त जो हुआ उसने उनके डर को और पक्का कर दिया। परिवार खाना खा रहा था, उनकी मौजूदगी से बेखबर। सुधा जी ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, उनके बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की। स्कूल कैसा रहा रोहन? उन्होंने अपने पोते से पूछा। ठीक, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें अपने फोन पर घड़ी हुई थीं। उनके बेटे विक्रम ने उन्हें मुश्किल से ही देखा। उसकी नजरें अखबार पर थीं, उसका दिमाग कहीं और था। सुधा जी ने खुद को अनदेखा, महत्वहीन महसूस किया। शब्द उनके रुकने से पहले ही उनके मुंह से निकल गए। क्या ऐसे ही चलेगा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या मैं बस तुम्हारे लिए एक बोझ हूं? रेखा ने उपहास किया। अपना ड्रामा शुरू मत करो माँ जी, उसने कहा। हम बस बिजी हैं। ये बेरुखी चुपती थी। ये लगातार बेइज्जती, अनदेखी का सिलसिला था। सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। चौथा भाग, निस्वार्थ अतीत की गूंज। वो अपने कमरे में चली गईं। उनकी बेरुखी का बोझ उन्हें कुचल रहा था। यादें उनके दिमाग में उमड़ पड़ी। उन्हें वो समय याद आया जब वो उनकी दुनिया का केंद्र हुआ करती थीं। उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, सब कुछ उनकी खुशी की खातिर कुर्बान कर दिया गया था। उन्होंने अथक परिश्रम किया, उनकी सुख सुविधा, उनकी सफलता सुनिश्चित की। क्या यही उनके प्यार, उनकी लगन का इनाम था? एक असुविधा, एक बोझ की तरह व्यवहार किया जाना? पांचवां भाग, आजादी का एक बीज। ये विचार उनके मन में हवा के झोंके की तरह आया। मैं ये सब क्यों सह रही हूँ? मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों करवा रही हूँ? एक विचार जो कभी असंभव लगता था, उनके मन में जड़ें जमाने लगा। उन्हें गांव में छोटा सा घर याद आया, उनके बचपन का घर। उनके माता पिता के गुजरने के बाद से यह खाली पड़ा था। वो वहां जाएंगी, वो अपनी शर्तों पर रहेंगी, अकेले में शांति पाएंगी। यह विचार हालांकि कठिन था, लेकिन अजीब तरह से आजाद करने वाला था। छठा भाग, अस्वीकृति का तूफान। जब उन्होंने आखिरकार यह घोषणा की तो इसका विरोध हुआ। विक्रम हैरान रह गया। लोग क्या कहेंगे? उसने कहा। इस उम्र में अपने परिवार को छोड़कर जाना? रेखा का व्यवहारिक होना स्वाभाविक था। वहां आपका ध्यान कौन रखेगा माँ जी? उसने पूछा। उसके स्वर में अस्वीकृति झलक रही थी। सामाजिक अपेक्षाओं में छिपी उनकी चिंताएं खोखली लग रही थीं। वे उसकी भलाई के बारे में चिंतित नहीं थे, केवल दिखावे के बारे में, समाज क्या सोचेगा, इसके बारे में चिंतित थे। मैं ठीक रहूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज नए संकल्प से दृढ़ थी। मैं अपना ध्यान खुद रखूंगी। सातवां भाग, आजादी की यात्रा। जाना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। भौतिक चीजों का कोई आकर्षण नहीं था। उसने कुछ जरूरी सामान पैक किया। उसका दिल वर्षों में जितना हल्का था, उतना हल्का महसूस हुआ। गांव की यात्रा एक तरह की तीर्थ यात्रा थी। हर गुजरते मील के साथ उसने महसूस किया कि उम्मीदों की बेड़ियां अपनी पकड़ ढीली कर रही हैं। वो आखिरकार आजाद थी।